करते हैं और हम अभी लाइट चैप्टर 10th क्लास को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम उसमें कुछ बातें आगे देखने वाले हैं। कल हमने कुछ बेसिक बातें इसमें हम डिस्कस की थी, आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। हमने कुछ बेसिक बातें कल इसमें हमने कर ली थी कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो देखिए, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। मैंने कल आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि दो ही बातें ये बोलता है, आप कह सकते हैं। फर्स्ट, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो हमारा इंसिडेंट रे है, सपोज दैट उसको आई आर से लिख देते हैं, हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और बच्चों नॉर्मल, ठीक है। ये सारे के सारे लाई करेंगे, ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये दोनों बातें इसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। अब एक बार बना देते हैं फिर से। तो ये जो एंगल रहेगा, अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर लाइट हमारा इंसिडेंट होता है, उस पॉइंट पर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में ना दोनों ही चीजें आती हैं, रिफ्लेक्शन भी आता है, रिफ्रैक्शन भी आता है, ठीक है। तो अभी हम पहले रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, जैसे ही रिफ्लेक्शन पूरा होगा उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे। तो अभी इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें कि ये कई बार बच्चे यहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा चल रहा है। रिफ्लेक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के पाथ का चेंज हो जाना विदाउट चेंज इन मीडियम। कैसा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, लाइट के पाथ के चेंज होने का, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह सकते हैं, विदाउट चेंज इन मीडियम, मीडियम के बिना चेंज हुए। अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, जिस मीडियम में लाइट रे आ रही है उसी मीडियम में तो वापस जा रही है, ठीक है। इसका मतलब मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं है। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि अभी क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये दो बातें बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला, आई एंगल जो रहेगा आर के बराबर रहेगा। मैंने कहा जैसा कि ये आपका, इसका नाम क्या रहता है, एंगल ऑफ, बच्चे इसको बोलते हैं इंसिडेंस, और आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर है। देखिए, वैसे बताने में तो आपको हो सकता है कि बिलीव हो ना हो, बाकी ये जो चीज है ये हमेशा हमेशा वैलिड है, ठीक है। हमेशा हमेशा वैलिड है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है और एंगल आई आर के बराबर ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर तरह के केस में ये पॉसिबल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, अगर सरफेस थोड़ा सा मान लो रफ सरफेस दे दिया है ना, तो रफ सरफेस से बच्चा सोचेगा कि सर ये प्लेन मिरर था यहाँ पे, तो सर इजीली रिफ्लेक्शन हो रहा है, या सर एंगल आई बराबर आर हो जाएगा। लेकिन उस वाले में तो सर पता नहीं कैसे रेज मतलब रिफ्लेक्ट होंगी, तो फिर पता नहीं एंगल आई जो है वो आर के बराबर हो पाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है ये हर तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। या आप इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों, इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मैंने जैसे लिख दिया है यहाँ पे, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। अगर आपके एग्जाम में भी ये टॉपिक आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, वो आपका क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप एक डायग्राम बना देंगे, ये आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप लिख देंगे, ये आई आपने क्या बनाया, एंगल आई क्या है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर R लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और फिर हम ये बातें उसमें नोट कर देंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दो बातें बोलता है, ये दोनों बातें, ठीक है, एंगल I एंगल R के बराबर और ये वाला टर्म, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट है, हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया था कि जो सेकंड वाला जो पॉइंट रहेगा इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये सारे के सारे ना एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमारे पास कुल मिला के कितने प्लेन्स होते हैं, 3 हमारे पास प्लेन्स होते हैं, ठीक है। 3 प्लेन्स में प्लेन्स और एक्सिस से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 3 एक्सिस होते हैं हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस, और प्लेन्स हमारे कैसे बनते हैं, 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई का एक प्लेन, वाई जेड का एक प्लेन, जेड एक्स, ठीक है, उनका आपका एक प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने प्लेन्स हो गए, 3 प्लेन्स हो गए। 3 प्लेन में एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं 3 हमारे प्लेन्स होंगे। तो किसी भी एक प्लेन को अगर आप ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी एक प्लेन को अगर ले रहे हैं आप, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो प्लेन होगा, ठीक है ना, जैसे आप जो बोर्ड जिसको देख पा रहे हैं, तो इसमें इस तरफ अगर मान लो अपन एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं, इस तरफ अपन वाई एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो जी एक्सिस जेड एक्सिस कहाँ, बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ वाला तो यहाँ पे आप बना ही नहीं सकते ना, ये वाला तो बाहर आ गया, ठीक है। तो एक्स और वाई, तो सोचिए अगर हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, सपोज दैट, ऐसे बिल्कुल सटा के रख दिया हमने, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है, ओके। तो एक्स और वाई का जो प्लेन है, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये एक्स वाई मैं कह सकता हूं कि बोर्ड का प्लेन है, ठीक है। इसमें अब मैंने अगर बिल्कुल ऐसे सटा के कोई मिरर रख दिया ऐसे बिल्कुल, ठीक है, तो अभी मान लो कोई लाइट रे इस तरीके से आया, इस पे ऐसे आ रहा है, ऐसे गिरा और ऐसे ऐसे चल के ऐसे चला गया, बात को समझिएगा। तो कौन से प्लेन में आया, आप कहोगे सर ये तो एक्स वाई प्लेन है सर, ये पूरा बोर्ड जो है एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, मतलब एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि जेड तो बाहर की तरफ है ना। अच्छा, तो रे ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे नहीं आ रहा है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है रे, है ना। तो ऐसे लाइट रे आया और गया भी कैसे, ऐसे ही गया भाई, आया ऐसे और चला गया ऐसे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में, आप कहोगे सर एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कौन से प्लेन में है, फिर वही बात, कौन से प्लेन में है, आपका एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, नॉर्मल जब बनाओगे आप, तो नॉर्मल भी कहाँ आएगा, इसी प्लेन में था, कोई बाहर थोड़ी आया, अरे बाहर उस एक्सिस का तो कुछ मतलब वो तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों हैं ये एक ही प्लेन में होंगे हमेशा। अगर लाइट रे इस तरह से आया है तो इस तरह से जाएगा, नॉर्मल फिर यहीं आ जाएगा। किसी और प्लेन को ले रहे होते, किसी और प्लेन को ले रहे होते तो उसी के अंदर तीनों की तीनों चीजें हो जाती, ठीक है ना। बट होंगे सारे के सारे एक ही प्लेन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अभी हम थोड़ा बहुत आपसे 1-2 एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी जो हमने बताया वो कितना क्लियर हुआ उसको देखने के लिए, ठीक है। देखो मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर इस तरह से, कोई एग्जाम में आपसे पूछ सकता है छोटे मोटे क्वेश्चंस, है ना। ये आपका IR हो गया, ये आपका RR हो गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये मिरर के साथ मान लीजिए ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट रे ने मिरर के साथ कितना एंगल बनाया है, कहेंगे सर 30 डिग्री। अब उसने क्या पूछा है, वो कहेगा एंगल I की जो वैल्यू है ना वो बताएं। तो सोचिए जरा, ध्यान रखना हमेशा I और R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको हमेशा किसके साथ लेने हैं, नॉर्मल के साथ लेने हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कोई बच्चा इसको देखते कहे कि सर इंसिडेंट रे ने सर 30 डिग्री का एंगल बना रखा है सर, तो I की वैल्यू सर 30 हो गई, तो बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको एंगल किसके साथ देखना है, इंसिडेंट रे का या रिफ्लेक्टेड रे का, हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। अच्छा, अब सोचिए अगर ये जो
आपकी लाइन है जिसको अपन नॉर्मल बोल रहे हैं वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल बच्चे कितना बनाए गए, अरे 90 बनाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो मिरर के साथ इसने कितना एंगल बना रखा है, नॉर्मल ने 90 डिग्री। अच्छा, आपको ये पता है कि ये इतना एंगल आई है बच्चे, ये अगर 30 डिग्री आ चुका है तो ये कितना हो जाएगा, अरे 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी तरह तरह की बातें देखो उसमें पूछ सकता है, हो सकता है वो ऐसे कह देता, ये ना पूछता, ये पूछता कि भाई आर बताओ, एंगल आर कितना होगा। तो सिंपल आपको इतना पता है, आई जितना उतना ही आर। हमेशा तो आप एक देख लो, आई देख लो, आर देख लो, कुछ भी देखो, एक चीज निकाल लो, आ जाएगा। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर में इस तरह से हमें, ठीक है, ये इस तरह से मान लो डायग्राम दे दिया और उसने सपोज दैट अब की बार ये एंगल दे दिया आपको और ये मान लो इसकी वैल्यू दे दी 20 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू आपको दे दी है 20 डिग्री। एग्जामिनर मान लीजिए या हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं एंगल आई की क्या वैल्यू होगी अब की बार। तो देखिए बहुत ही आसान है, नॉर्मल के साथ मिरर कितना एंगल बनाएगा, 90। आई पूछा है, आप ये एंगल निकाल लीजिए। देखो पूरा 90 था, 20 गया तो कितना बचा है, अरे 70 आ जाएगा भाई। 70 और 20 मिला के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप कह पाएंगे कि सर हमारा एंगल आर आ चुका है, उसकी वैल्यू आ गई है, कितने आ गई है, 70 डिग्री। अगर आर 70 है बच्चे तो फिर आई भी कितना होगा, आई भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप ये बताएं, आप एंगल आई या एंगल आर ना पूछ के मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या पूछा है, अगर ये एंगल 20 डिग्री आपको दिया है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड रे ने किसके साथ बनाया है, मिरर के साथ बनाया है। अगर ये एंगल 20 डिग्री है, आप मुझे ये एंगल बताएं, ये एंगल कितना होगा। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए अभी हम जैसा कि हमने देखा कि अगर ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा। अगर बच्चे ये 70 है तो आपको पता है ये भी 70 होगा। तो कुल मिला के ये पूरा एंगल कितना हो गया है, 140 डिग्री, ठीक है। देखो वैसे थोड़ा बहुत चेक कर लिया करो, ये जो मिरर है यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, सर यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा एंगल देखोगे कितना 180 होगा। अच्छा 20 ये आपका हो गया और ये कितना हो गया है 140, तो ये कितना आ जाएगा आपका भाई, ये भी तो 20 आएगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया आपका टोटल 180, ये पूरा एंगल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। आपसे इस तरह की चीज़ें पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओके, एक नई चीज़ बता देते हैं, हालांकि 10th में नॉर्मल लेवल पे इतना आता नहीं है, बट फिर भी आपको बता देते हैं, कहीं काम भी आ जाए, है ना। हो सकता है कोई आपसे इस तरह की बात पूछ ली जाए। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में ये कोई आपको इंसिडेंट रे दे दिया, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। बच्चों मेरा सवाल ये है कि आप ये मुझे बताएं, अगर मान लो ये मिरर यहाँ पे नहीं होता, भाई ये रे कहीं से भी आई है, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि रे कहीं से भी आई है, बट ये मिरर होने की वजह से रे आ तो रही थी ऐसे और चली गई है ऐसे। अच्छा मेरा सवाल है, अगर ये ना होता तो कैसे जाते हो, आप कहेंगे सर इस तरीके से जाती है तो सीधा ऐसे स्ट्रेट। अगर ये नहीं होता तो इसके होने से कितना बेंड हो गई, कितना मुड़ गई है, आप कहोगे सर ये तो इतना बेंड हो चुकी है। मैं इसका जो नाम है वो आपको बता देता हूं, ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं,
बच्चों फिजिक्स में इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब हमारी जो रे है वो ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन इसके होने की वजह से क्या हुआ, रे इतना बेंड हो गई, ऐसे मुड़ गई। कितना बेंड, जानी चाहिए थे ऐसे और चली गई ऐसे, तो ये कितना इधर से बेंड हो गई, कितना डेविएट हो गई, कितना मुड़ गई, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताएं, यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है बच्चे, ये 180 है। अरे 180 है, 180 को आप पाई रेडियन बोल सकते हैं, 180 डिग्री में, रेडियन में आप इसको पाई बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पे आपका क्या रहेगा, नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अच्छा, ये एंगल बच्चे क्या होता है, आई, और ये होता है आर। आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको भी एक बार के लिए आई बोल देता हूं। कोई ये मत कहना सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, ठीक है, मैंने कहा है सिंप्लिसिटी के लिए, चीज़ों को सिंपल बना लेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं। अगर ये आई है तो होगा तो वो भी, जैसे मान लो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा, मतलब हर केस में ये एंगल तो बराबर रहेगा। तो आई और आर बराबर है, तो मैंने आई को, सॉरी आर को मैंने क्या मान लिया है, एक बार के लिए आई मान लिया है। चलिए हम डेल निकालना चाह रहे हैं, देखो डेल, ये एंगल निकालना चाह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक एंगल। तो मुझे पता है कि यहां से ये टोटल एंगल कितना है, ये 180 है, यानी कि पाई है। तो अगर इस पूरे में से मैं ये घटा दूं, सोचिए इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये आ जाएगा, ये कितना है, तो ये कहेंगे सर ये तो 2i है। भाई आई और आई को मिला के कितना एंगल हो गया, 2i हो गया ना, ठीक है। तो अगर आप क्या कर दें, पूरे कितना है बोलिए, पाई, पूरा पाई था, पाई में से ये घटा देंगे, पूरा पाई था, पाई में ये घटा देंगे, ये कितना है 2i, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2i। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। अब मान लो आपको डिफरेंट वैल्यूज देते कि भाई आई की इतनी डिग्री वैल्यू हो, तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कितना एंगल से रे जो है वो डेविएट हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, इस तरह। तो देखिए सब ठीक चल रहा है, ओके। तो आप कह सकते हैं अगर इस डेल की वैल्यू हम निकालेंगे तो पाई माइनस 2i, तो जो हमारा एंगल रहेगा वो तो हम निकाल सकते हैं डेल को एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम इस तरीके से देखेंगे क्लॉकवाइज जाके देखेंगे तो बच्चे आपको फिर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। हो सकता है अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या कर लें, आप इसको याद कर लें, है ना, ये आपका ज़्यादा बेटर फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों अगर कभी मिल जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मिल जाए तो आप इसको थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए। इसके बाद आगे हम लेते हैं इसी का एक केस आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे हम डेल की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, है ना। देखो ये हमारा अगर प्लेन मिरर है तो सपोज दैट मैं इसको टॉपिक के नाम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। तो बच्चे ये मान लो कोई आपका लाइट रे आया है, इस तरह से आ गया। अब मैं कहता हूं कि अगर लाइट रे इस तरीके से आ रहा है तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, तो आपको नॉर्मल तो बनाना आता है। नॉर्मल कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर इस पॉइंट पर जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर इस सरफेस पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो परपेंडिकुलर यहीं पे आएगा बच्चे, तो परपेंडिकुलर भी यही है, यानी कि नॉर्मल भी आपका यही वाली लाइन हो गई और लाइट रे भी आपके यहीं पे इंसिडेंट कर रही है, तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह आ गए। अब आप मुझे बताएं एंगल आई कितना होगा। सोचिए अगर हमारा ये नॉर्मल है, इस तरह से कोई लाइट रे आता है, ऐसे चला जाता है, तो ये एंगल हम आई बोलते हैं, ये एंगल आर बोलते हैं, आई आर हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मल है। अगर बच्चे लाइट रे यहाँ पे आएगी तो आप कहोगे सर आई एंगल और कम हो गया। अगर बच्चे यहाँ से आ रही होगी तो और कम। देखिए हालांकि सबके लिए आप रेज बना सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे वाला पोर्शन मैं हटा ही देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आप ये देखो कि जैसे जैसे रे नॉर्मल के पास जा रही है वैसे वैसे आई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर लाइट रे यहीं पे आ गई, इसी के अलोंग आ गई, तो फिर तो आप क्या कहेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे जीरो हो जाएगी ना।
अगर आप यहाँ से देखते हैं, अगर लाइट रे इस तरह से ही आ गई तो इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो क्या बनेगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 बनेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंस हो गया। इस तरह के इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारा एंगल आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। बच्चे एंगल आई ही 0 नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल आर होगा वो भी हमारा 0, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में वैलिड है, तो जितना आई उतना ही आर। इसका मतलब है अगर लाइट रे ऐसे आई है नॉर्मल के साथ ही, तो लाइट रे जाएगी भी ऐसे, नॉर्मल के साथ ही वापस चले जाएगी। इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया है डेल का। डेल का क्या फॉर्मूला आया था भाई, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का, तो आप कहेंगे सर पाई माइनस 2i, यही आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे अगर i की वैल्यू आपकी 0 हो रही है, i की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो डेल देखना है जरा कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है पाई। पाई का मतलब पाई तो रेडियन में है, 180 डिग्री है ना। तो देखिए जरा रे आ रही थी ऐसे, चली गई है वापस, तो मतलब आ रही थी ऐसे वापस चली गई, तो 180 डिग्री से आप कह सकते हो ना टर्न हो गई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आपने मतलब किया है वो आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखो इसके बाद हम लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना, प्लेन मिरर से हम देखते हैं किस तरह की इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, दिखने में कैसी होगी, साइज वगैरह कैसा क्या रहेगा, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके देखो अगर हमारा ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मतलब समझ गए ना, मुड़ा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे प्लेन। ओके ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से इस मिरर के सामने बच्चों कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मिरर ऐसे सामने है उसके और पर्सन इधर सामने खड़ा हुआ है। पुलिस पीछे कर रखी है अपन ने, तो उस मिरर के पीछे इस तरह से पुलिस कर रखी होगी और पर्सन कहाँ खड़ा है, उस सामने खड़ा है। इस पर्सन की जो इमेज इसमें दिखेगी ठीक है, वो इमेज बच्चे ध्यान रखेंगे, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है ना उतनी ही दूर इसको इसकी इमेज दिखेगी। आप घरों में जो मिरर यूज करते हैं, आप घरों में जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, जो आप देखते होंगे अपने आप को जिसमें। ठीक है, तो वो कौन सा मिरर है, आपका प्लेन मिरर है। उस प्लेन मिरर में आपने नोट किया हो, आप जितनी दूर मिरर से होते हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज उसमें आपको दिखाई देती है, उतनी दूर उसमें पीछे दिखाई देती है ना। ठीक है, अगर आप पास आते हैं तो उधर से वो भी जो जिसको आप देख रहे हैं, मतलब आप खुद को ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी आपके पास आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो ऑब्जेक्ट हैं, आप कौन है ऑब्जेक्ट, और जो दिख रहा है वो कौन है इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा मिरर से उतना ही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो था ऑब्जेक्ट, इसको अपन क्या बोल देंगे सर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कौन है बच्चे, इमेज है। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब इसमें जितना ये था उतना ही रहेगा ये, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, बात शायद आप समझ गए होंगे, मैं सारी बातें लिखवा दूंगा, डोंट वरी, पहले समझ लीजिए। और दूसरी चीज आपने नोट करी हो, साइज, जो हाइट आपकी होती है, आप प्लेन मिरर में जब भी घर पे देखते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी हाइट तो मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है और आपको दिख गया 5 फुट 4 इंच या 5 फुट का इमेज, ऐसा नहीं होता ना कभी भी। तो जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट की आपको इमेज दिखती है। तो हाइट भी जो प्लेन मिरर में होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो हाइट सेम हो गया, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज का मिरर से वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ओके
बना देंगे पॉइंट्स, है ना। ठीक है, एक तो हमने कहा हाइट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा बच्चे क्या है, डिस्टेंस, वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। देखो अब जरा ये देखें, आप जो अपनी इमेज देख रहे हैं वो इमेज आपको कैसे दिखती है, आपको मतलब इरेक्ट दिखती है कि इन्वर्टेड दिखती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है, स्ट्रेट। तो आपकी जो इमेज दिखती है वो हमेशा सीधी दिखती है ना, प्लेन मिरर में। तो आप घर में जो मिरर यूज कर रहे हैं प्लेन मिरर, तो उसमें आपको इमेज कैसी नजर आती है, इरेक्ट नजर आती है। इरेक्ट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सीधा। तो आप अपने आप को सीधा ही देखते हो कि उल्टा देखते हो, उसमें सीधा देखते हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब है वो हमारी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, वो इमेज कैसी है, इरेक्ट है। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, विर्चुअल होती है। तो इसका मतलब ये जो आपकी इमेज है ये विर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई है। ठीक है, तो मतलब इस मिरर में, प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, बोलिए, विर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बात को समझ गए होंगे, विर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, सारी बातें समझ गए होंगे शायद, ये जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया, हाइट सेम है, मतलब जितने आपकी हाइट रहेगी वही इमेज की हाइट रहेगी। जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूर आपको क्या नजर आएगी, उसके अंदर इमेज नजर आएगी। तीसरी बात, अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा कि आपकी इमेज जो है वो सीधी नजर आ रही है। सीधी मतलब कि वो कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, विर्चुअल भी होगा, मतलब आभासी होगा, वो रियल नहीं होगा। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये फिर रियल क्यों नहीं, हमें तो सर रियल सा लग रहा है सर, तो एक बात ध्यान रखें, रियल और विर्चुअल की पहचान ऐसे नहीं होती है। रियल और विर्चुअल की पहचान कैसे होती है, कोई भी इमेज पता है रियल हम कब बोलते हैं, उसको तब बोलेंगे जब वो जो इमेज है उसको आप पर्दे पर उतार सकें, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकें। जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है उस इमेज को तो हम बोलते हैं रियल इमेज, और जो ऑब्टेन नहीं हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे, विर्चुअल। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ना उस मिरर के अंदर, जैसे मान लो यहाँ मिरर है और आप इतनी दूर खड़े थे, तो मिरर में इतनी ही दूर आपको क्या नजर आ रहा है, आपकी इमेज नजर आ रही है, इतनी दूर नजर, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे एक पर्दा लगा देंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको उसमें अपनी मिरर इमेज दिख रही है मिरर के अंदर, यहाँ पे एक पर्दा लगा दो, पीछे मिरर यहाँ है, यहाँ पर्दा लगाओ, तो अगर वो पर्दे पर आपकी इमेज आ जाए तो वो कैसी होगी, रियल। बट क्या पर्दे पर वो इमेज आएगी कहीं पे, तो पर्दा ही रहेगा, पर्दा खाली नजर आएगा। इसका मतलब वो इमेज रियल थी ही नहीं, वो इमेज कैसी थी, विर्चुअल थी, आभासी थी, ऐसा लग रहा था बस। ठीक है, रियल में वो इमेज नहीं थे। रियल इमेज की पहचान क्या होगी कि रियल इमेज कैसी होगी, ध्यान रखेंगे, हमेशा ऐसी जिसको हम किस पर, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकेंगे। ठीक है, पर्दे पर उतार सकेंगे। और इसको हम नहीं उतार पाएंगे, इसलिए हमने क्या कहा है, ये हमारी कैसी इमेज है, बोलिए, विर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये जो हाइट है, हाइट भी यहाँ पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। ऐसा नहीं पर्सन तो इतना था यहाँ पे इतना हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है लेकिन वो मिरर फिर अलग होगा, हम स्फेरिकल मिरर्स पे आएंगे तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, ओके। प्लेन मिरर में अच्छी खास बात है कि ये सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको जैसा होता है वैसे उसकी इमेज बना के दिखाता है। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इमेज के लिए, आपने अगर कभी नोट किया हो, अगर आप कभी प्लेन मिरर के सामने गए तो प्लेन मिरर क्या करता है, आपका जो राइट वाला पोर्शन है आपकी बॉडी का, जैसे मान लीजिए कुछ राइट हैंड आपने ऐसा किया, तो मिरर में अगर आप खड़े हो तो ऐसा आपको नजर आएगा कि जैसे इधर से तो आपने राइट हैंड ऊपर किया, उधर से वो लेफ्ट हैंड आपको ऊपर हो रहा हो, ऐसा नजर आता है, उल्टा। ठीक है, इधर वाले कान को पकड़ें तो उसमें वो इधर वाले कान को मतलब उल्टा नजर आएगा। इमेज जो होगी वो आपकी इधर वाली कान को आपको पकड़ती नजर आएगी। ठीक है, मतलब जो इमेज है वो आप कह सकते हैं कि वो लेटरली इन्वर्टेड हो रही है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या शब्द बोला मैंने, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड मतलब तो उल्टा होता है, लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि बच्चे लेफ्ट साइड तो राइट नजर आएगी और राइट साइड हमें कैसी नजर आएगी, लेफ्ट में नजर आएगी।
ठीक है, शायद आप बात को समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हाइट बोल दो या आप इसको साइज भी बोल सकते हो, साइज आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक हेडिंग बना सकते हो। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ऐसा लगा देंगे, फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बताई है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई है कि साइज कैसा रहेगा बच्चे, साइज सेम रहेगा, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर जो रहेगा वही किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इधर आप क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इमेज कैसी रहेगी, ठीक है, उसका नेचर आप कह सकते हैं, प्रकृति दिखने में कैसी होगी। तो जैसा कि आपने देखा, इमेज होगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज आप ये नोट कर लेंगे, ये पॉइंट जो आपको बताए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा कैसी होगी, आपकी इरेक्ट होगी। और वो इमेज आपको पता था सर इरेक्ट नज़र आ रही है, तो इरेक्ट है तो मैंने लगा दिया कि भाई वो वर्चुअल भी होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया है कि आप उसको वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, आप उसको रियल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि रियल इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और इस केस में जो इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं आएगी। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, आप एक प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं, ठीक है, और मान लो मिरर वैसे आपके सामने कहीं दीवार वगैरह पे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसके पीछे इतनी दूर जाके कोई व्हाइट पर्दा वगैरह लगाएं, तो आप देखो जरा उस पर कोई आपकी इमेज बनती है, तो आप क्या पाएंगे कि उस पर्दे पर कोई किसी प्रकार की इमेज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो इमेज कैसी है, हमारी बोलिए वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, और इमेज जो है वो हमारी कैसी होगी, ERA लेटरली, एक सेकेंड, लेटरली इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होगी। ओके, स्पेल्स वगैरह आप थोड़ा चेक कर लेना, बाकी लगभग शायद ठीक है। इन्वर्टेड होगा। ओके, अच्छा, कुछ बातें और बता देते हैं, है ना। अच्छा, देखिए, मान लो अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है इस तरह से, अब इसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम वैसे तो, मान लो ऐसे कोई स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर गोले का हिस्सा होता है। अगर ये गोले का हिस्सा है तो आप इसको पूरा गोला बनाओगे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, जिस सेंटर का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो हम आगे देख लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये मिरर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का आपको सेंटर कहीं ना कहीं मिलेगा, सेंटर कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ठीक है, सेंटर होगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, भाई सेंटर है तो रेडियस भी होगा ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको सीधा करता चला जाऊं, मैंने अब इसको थोड़ा मोड़ रखा है, अगर इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं और सीधा कर देता हूं और मैं बिल्कुल ही सीधा कर दूंगा, अच्छा, फर्क क्या है, इसको मैं बनाऊंगा तो बड़ा गोला बनेगा, मतलब इसका सेंटर थोड़ा दूर भाग गया, इसका सेंटर और ज्यादा दूर भागेगा। इसका सेंटर आप कहोगे सर ये सेंटर तो मिलेगा ही नहीं, ये तो सर इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, प्लेन मिरर के केस में इसका जो सेंटर है वो कहां होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। कहां पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसका सेंटर जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। अगर सेंटर इन्फिनिटी पे, तो मिरर से लेके सेंटर तक की दूरी को आप क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आप कह सकते हैं कि सर इसके कहने का मीनिंग है, हम इसका जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा। ओके, और सुनिए, सेंटर से आधी दूरी, बच्चे अगर मैं यहाँ आधी दूरी ले लूँ ना, यहाँ पे इस पॉइंट को अपन फोकस बोलेंगे, फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है इस लेंथ को बोलते हैं, छोटा f से डिनोट करेंगे फोकल लेंथ। क्या शब्द यूज किया मैंने बच्चे, फोकल लेंथ। ठीक है, आप मुझे बताओ
प्लेन मिरर के केस में देखो, इस मिरर में तो ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, लेकिन प्लेन मिरर के केस में सेंटर कहाँ है? सेंटर तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे है। अगर सेंटर इन्फिनिटी पे है तो ये जो पॉइंट है, ये हाफ डिस्टेंस, इन्फिनिटी का आधा क्या होगा? वो भी इन्फिनिटी। भाई जब उस पॉइंट का नहीं पता तो आधे का क्या पता है? कुछ भी नहीं ना। तो वो अगर इन्फिनिटी पे है तो सेंटर अगर इन्फिनिटी पे हो तो हम क्या कहेंगे? फोकस भी कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। और मिरर से लेके इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फोकल लेंथ है वो भी आप क्या कह सकते हैं? कितने डिस्टेंस पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, शायद आप बात को समझ गए होंगे। एक सेकेंड, कोई कॉल आ गया था बीच में, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपका कहाँ हो जाएगा? ये भी इन्फिनिटी पे हो जाएगा। अब एक बात और भी आपको बता देता हूं, आप कहीं सर बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं, इसलिए ताकि फिर ये अपना जो प्लेन मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो बच्चों देखो, इसमें एक पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, पावर, और पावर को पहले ऐसे डिफाइन करेंगे 1/f, वेयर f इज फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा तो आप सोचो अगर ये डिस्टेंस आपका इनफाइनाइट है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। मतलब ये है कि जो हमारा प्लेन मिरर रहेगा उसका जो पावर रहेगा वो कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो यहाँ डाल के कि जो प्लेन मिरर है उसकी जो पावर होगी वो कैसी होगी? 0 पावर होगी। अच्छा, पावर का मतलब होता है, जैसे आप लेंस में जाके उसको पढ़ेंगे पावर के अंदर, कि पावर का मतलब होता है कि कोई लेंस रेज को कितना अच्छा कन्वर्ज कर रहा है, कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है ना। तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसकी पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जैसे उस केस में हम क्या देखेंगे कि जो पावर है वो हम एक्चुअली वहाँ पे लेंस के लिए बताएंगे। ठीक है, लेंस के लिए। तो यहाँ पे इसका पावर 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एबिलिटी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है? आपका 0 है। बाकी वो टॉपिक हमारा बाद में आएगा तो हम उसको उसके बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक, ये सारी बातें आप अच्छे से नोट कर लें, सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, अगर कोई बात फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा।